हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का स्वागत। और हम लोग पढ़ रहे थे अपने सीमेंट के टेस्टिंग को। जैसे कि आप तमाम पिछली क्लास देख पा रहे हो, अगर देख फॉलो कर रहे हो तो आप सभी लोग को जानकारी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सीमेंट के टेस्टिंग। और सीमेंट के टेस्टिंग पर जो है बात की थी हमने सबसे पहले फील्ड टेस्टिंग और उसके बाद लैब टेस्टिंग। लैब टेस्टिंग में भी अभी तक हमने कई सारे टेस्ट समझ लिए, जैसे कि आपने फाइननेस टेस्ट को अलग अलग मेथड से निकालना सीखा। फाइननेस टेस्ट जो है अलग अलग तरीके से किया, जिसमें कि आपका सीब मेथड किया गया, जिसमें कि आपका वैगनर मेथड किया गया, जिसमें कि आपका एयर एंड ब्लिंस परमेबिलिटी टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आपका जो है इन कंसिस्टेंसी को निकालना सिखाया आपको कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली में है क्या चीज, और उसके बाद इसको निकालते क्यों है, क्यों जरूरत है हमें कंसिस्टेंसी की, और अगर जरूरत है तो किस अपैरेटस से हम निकालते हैं। तो उसको आप बिकाट अपैरेटस कहते थे, है ना, याद होगा आपको। जैसे ही आप कंसिस्टेंसी निकाले तो उसके बाद इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकाला, बहुत अच्छे से समझा आपने, एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। देन आपका एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट शुरू हुआ था, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस शब्द का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आप एक मिनट में जवाब दे दोगे सर। अगर आपसे सवाल पूछे कि अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट से आप क्या समझते हैं, हाउ कैन यू डिफाइन द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, तो आप बोलेंगे कि अनसाउंडनेस का मीनिंग सर एक ही चीज है, एक ही बात है, वो है सीमेंट में कुछ एक्सपेंशन होना आफ्टर सेटिंग, ओके ना। चलिए, अब वो किस वजह से हो रहा था उस पर आपको मैंने बताया था कि एक्चुअली में सीमेंट में लाइम होता है, लाइम हाइड्रेट होता है, CaOH का होल ट्वाइज, वो सल्फेट प्रेजेंट आया हो, कहीं से प्रेजेंट हुआ हो सकता है पानी में रहा हो, क्या पता आपके जो सॉइल है, मिट्टी है, क्ले है, उसमें रहा होगा, क्योंकि सीमेंट में क्ले भी तो यूज होता है कुछ मात्रा तक, उसमें रहा हो। तो सल्फेट कहीं से भी आया हो इन दो माध्यम से, तो वो आपका फिर से इसमें रिएक्ट करता था और फर्दरली वो बनाता था आपका कैल्शियम सल्फेट, मतलब किस तरह से सल्फेट, और उसके बाद वो जो है आगे जाके जो है रिएक्ट करता था C3A के साथ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ, और एक जेल बनाता था, इंट्राइड जेल, सल्फो एल्यूमिनेट जेल, याद है। तो वो जेल एक्सपेंशन कराता है सीमेंट। ये सब बातें आपको पिछली क्लासों में बता रखी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। तो उसको आप सल्फेट अटैक भी कहते थे, आपको शायद याद हो, सल्फेट अटैक भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे समझा रखी है सारी बातें। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारी सब बातें हम कर चुके हैं, अनसाउंडनेस तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अनसाउंडनेस को निकालने के लिए या चेक करने के लिए आप दो तरह का टेस्ट करते हैं, एक हो गया आपका लिचर्ट-लियर टेस्ट और एक हो गया आपका ऑटोक्लेव टेस्ट। और पिछली क्लास अगर आप फॉलो करते आ रहे हो एक एक सेकंड को, तो आपने लिचर्ट-लियर अपैरेटस को भी एक एक चीज समझ चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक कसर, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल उसका एक्सप्लेन किया है। ऑटोक्लेव को भी बहुत अच्छे से किया है, फिगर भी समझाया है, फिगर भी दिखाया है ना। अब आज हम बात करेंगे, आज का जो क्लास होगा डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे शायद पीछे मेरे फिगर, यहाँ पर देखिएगा बैकग्राउंड में देखिएगा आप, तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे हम कर क्या रहे हैं। ऐसा तो देख ही रहा होगा आपको, अगर आपने कभी लैब टेस्ट किया है लैब में जाके, तो आपको फील भी हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। तो सभी लोग पहले तो ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अपना स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन सीमेंट। स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन सीमेंट, डियर स्टूडेंट, सीमेंट पर दो ही स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं नॉर्मली, कंक्रीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंक्रीट पे आपके वैसे तो एक आपका होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एक आता है उसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। एक सिलेंडर स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्यूब स्ट्रेंथ निकालते हैं कंप्रेसिव में, वो बातें हम कंक्रीट में सीखेंगे। खैर, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट कि एक्चुअली में क्या है कंप्रेसिव, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में देखा जाए तो यहाँ पर हम डिस्कस करे नहीं थे कि स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, हम बस बताया था कि आप हाँ इस क्लास में ये डिस्कस में करूंगा। तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे, क्लास को शेयर जरूर करें, और जितने भी लोग नया जुड़ा हुआ है आपको जो है आपका जिम्मेदारी है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो तभी हमें फील होगा कि हाँ आपको क्लास की जरूरत है हमारी, ठीक है। तो इंटरव्यू क्लास हम शुरू कर देते हैं अपनी, और जिसमें कि मैं टेस्टिंग शुरू कर रहा हूं, और टेस्टिंग में जो है आज जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का रहेगा।
और उसमें हम जो है अलग अलग दो स्ट्रेंथ निकालने के सिखाएंगे आपको, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। सबसे पहला हमारा मेन मोटो जो रहेगा वो रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बहुत डिटेल में समझने का। ये है डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने का, इस पर बहुत ज्यादा हम समय लगाएंगे भाई। ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो ये समझो कि आपका जो है स्ट्रेंथ वाला टेस्ट, वो स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन जो टेस्ट है वो आप सीख गए हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। इससे क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं, बस खत्म। लेकिन डियर स्टूडेंट जनरली आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चले जाओ, किसी भी आप सब्जेक्टिव एग्जाम में चले जाओ या किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, तो 99.99% इवन ज्यादा ही वो जो चांसेस रहता है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन में, स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट में, वो इस पर रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। अब ये सारी बातें जो है ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन लिखा है, ये कंक्लूजन तुम्हें डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, ये बात सच है, डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब पहले देख लेते हैं कहानी को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ मोटे मोटे तौर पर देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम एक सीमेंट का क्यूब बनाएंगे, एक परफेक्ट साइज का मॉड होता है स्टील का। ये मॉड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, ये देखिए, ये मॉड दिख रहा है आपको, ये फिगर में दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो, मॉड दिख रहा है, ये देखो। अब ये जो मॉड है ये आपको दिख रहा होगा, ये स्टील का मॉड है, स्टील का मॉड है जी स्टूडेंट। किसका है? स्टील का मॉड है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। इस मॉड में आप क्या करते हैं, सीमेंट को भरते हैं, सीमेंट को भरते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं भरेंगे सीमेंट को, इसमें क्या करेंगे, सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर। एक बात को ध्यान रखिएगा सर, हम आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है कि सर हम टेस्टिंग तो सीमेंट पर कर रहे हैं, ठीक है, अब सैंड को क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? इसके पीछे का भी रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। बट अभी प्रोसेसिंग को समझो मोटे मोटे तौर पर, कि जब हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं, मतलब कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम सीख रहे हैं सीमेंट पे, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ सीखेंगे, पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीख रहे हैं। कंप्रेसिव का मतलब है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई सीमेंट है या सीमेंट से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर है, वो कितना लोड कंप्रेशन का झेल सकता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज द force, this is the force, compressive force versus compressive force bearing capacity। कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने की कैपेसिटी तो कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, सामर्थ्य। वेरी गुड। तो ये स्टील का मॉड होगा, इसका साइज होता है 100 सीमेंट के लिए 70.6 70.6 में, उसको बताऊंगा अभी आगे। मान लो अभी मोटे मोटे तौर पे बस सुन लो, ये पूरी कहानी समराइज कर रहा हूं मैं, पूरी की पूरी कहानी जो है एक मोटे मोटे तौर पर एक दो लाइन में समाप्त कर रहा हूं, उसके बाद प्रोसेसिंग पर आऊंगा। हम क्या करते हैं कि एक मॉड होता है, एक सांचा होता है स्टील का, उसमें सीमेंट मतलब सीमेंट, सैंड और वाटर का एक पानी का एक परफेक्ट पेस्ट बनाएंगे, है ना, बना दिया, उसको भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे इसको, किसको, क्यूब को भर दिया। क्यूब को जैसे ही आप भरते हैं डियर स्टूडेंट, क्यूब को भरोगे तो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है, इसको आप क्या करोगे, अब 24 घंटे तक मतलब ऐसे पानी में ऐसे मॉइस्ट टेम्परेचर में रखेंगे जिसमें कि नमी हो अपने एनवायरनमेंट में, वहां पर रख दोगे। उसके बाद उसमें पानी में डुबाओगे, क्योरिंग भी हो जाएगी। उसके बाद लाओगे, जब ये परफेक्ट हो जाए, अपना शेप गेन कर ले, बढ़िया से बन जाए, मतलब कि फाइनली सेट हो जाए, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, याद है ना, फाइनली सेट हो जाए, तो उसके बाद इसको लाते हैं, क्यूब जो मॉड है उस सांचे को हम रिलीज करेंगे। यहाँ पर आपका एक बटन होता है, उस सांचे को क्या करेंगे, देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका ये रिलीज कर लेंगे। देखिए इस पर एक लॉक होता है, लॉक होता है, इस लॉक को आप रिलीज कर देंगे, ठीक है ना, इस लॉक को रिलीज कर देंगे, ठीक है, इस लॉक को रिलीज कर देंगे। रिलीज करने के बाद आप क्या देखोगे कि आप जो सीटीएम मशीन रहेगी उसमें ले जाओगे, ले जाने के बाद क्या करोगे, उस पर लोड लगाओगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता रहेगा, लोड की वैल्यू डायल गेज दे देगा, तो लोड अपॉन एरिया जो है वही होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर देखा जाए। खैर, तो ये सब बातें अभी मोटे मोटे तौर पर मैंने बताई हैं, इसको हटा दो, पहले हम समझते हैं डियर स्टूडेंट हमने किया क्या है। अब आपको तरीके से जो है प्रोसेसिंग को दिमाग में रखना है, जो जो मैं बताऊंगा, जो जो प्रोसेसिंग में बताऊंगा वो सब दिमाग में रखना है, ध्यान से देखना। तो सुनिएगा जरा, समझ लिएगा, समझिएगा मेरी बात को, हर एक बात को समझिएगा। डियर स्टूडेंट सबसे पहला प्रोसेसिंग क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे, सीमेंट पर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट का जब हम क्यूब पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रोसेसिंग सेम होती है, लेकिन
क्यूब साइज अलग होता है, कुछ और भी चीजें अलग होती हैं उसमें थोड़ा बहुत। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सुने ध्यान से सुनो, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट है। वन मिनट। हम्म, चलो ठीक है, अब ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी एक हर बात को। हमने क्या कहा कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट तरीका क्या होता है। तरीका ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको सीमेंट और सैंड निकालना है और उसमें पानी भी डालना है, पेस्ट बनाना है, ये तरीका है सबसे पहले प्रोसेसिंग। लेकिन दिमाग में रहता है सभी लोगों का, एग्जाम जो आपका पैनल वाले होंगे जो लोग, तो वो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जब आप सीमेंट टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर आप क्या रेशियो बनाते हैं, क्यूब को कैसे आप फिल करते हो, क्या चीज उसमें फिल करते हो, क्या सीमेंट करते हो या सीमेंट सैंड करते हो, अगर सीमेंट सैंड करते हो तो क्यों करते हो, आप तो सीमेंट पर टेस्टिंग कर रहे हैं, सैंड को क्यों करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि सर एक्चुअली में हम जो भी स्ट्रक्चर जनरली बनाते हैं 99.9 स्ट्रक्चर या 99.9 कंडीशन आपकी जो भी सीमेंट की यूज होती हैं वो या तो आपकी कोर्स एग्रीगेट के साथ यूज होती हैं या तो फाइन एग्रीगेट के साथ होती हैं। क्लियर बात हो गई समझ में। हमने क्या कहा, जवाब क्या मिला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर तो सीमेंट की टेस्टिंग चल रही है, आप फाइन एग्रीगेट को क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे हम कंक्रीट के जब हम बात करते थे, आपको याद होगा कंक्रीट पर टेस्टिंग जब करते थे तो वहां पर क्यूब का साइज होता था 150 mm 150 mm, लेकिन उसको भरते तो कंक्रीट ही से थे ना, उसको जो भरा जाता था कंक्रीट से ही था, सीमेंट लिया जाता था, फाइन एग्रीगेट सैंड लिया जाता था बजरी, और उसमें जो है कोर्स एग्रीगेट लिया जाता था और उसको पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता था। लेकिन यहां पर जब सीमेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो सैंड को इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 99.9 कंडीशन या कोई भी स्ट्रक्चर जहां पर आप यूज करते हैं वो सीमेंट के साथ सैंड तो करोगे ही करोगे। बहुत ही लिस्ट चीजें हैं जहां पर आप डायरेक्टली केवल सीमेंट यूज करते हो, बहुत अलग होगा, और वो भी आपका स्पेशल टाइप का सीमेंट होगा, ठीक है ना, वो भी आपका व्हाइट सीमेंट हो गया, जैसे वो भी स्पेशल टाइप का सीमेंट हो गया। हम जनरल सीमेंट की बात करें ओपीसी की, सबसे ऑर्डिनरी जो सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी बात करूं तो जनरली वो जो है सैंड के साथ ही यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल के देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप दीवार बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, तो वॉल को आपने चिनाई कर दी, ब्रिक लगा दी, मिट्टी ब्रिक लगा दी, अच्छे से चिनाई कर दी दीवार की। उसके बाद जो प्लास्टर करते हैं, ये दीवार है मान लेते हैं, आपने चिनाई कर दी, ये लो ये दीवार है, इस पर प्लास्टर करोगे किससे करते हो, सैंड से करते हो, केवल सीमेंट से करते हो, है सीमेंट से करते हो नहीं ना। या अगर आप ब्रिक को प्लेस कर रहे, जैसे ब्रिक एक ब्रिक प्लेस कर दिए दूसरी प्लेस, तो उसमें पॉइंटिंग जो करते हैं उसको फिल करने का काम करते हैं, फ्रॉक को जो भरते हैं, ज्वाइंट को जो भरते हैं ब्रिक के लिए, तो ये किससे भरते हैं, सीमेंट से भरते हैं नहीं। मतलब कि ये समझ आ गया आपको कि सीमेंट को अकेला यूज नहीं किया जाता है, या तो वो कंक्रीट में यूज होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे, या तो वो आपका मोटार में यूज होगा, और मोर्टार भी आप समझते हैं MORTAR, मोटार में यूज होता है, या तो प्लास्टर में यूज होता है, प्लास्टर का मतलब मोटार ही एक तरह से। तो मोटार का मीनिंग भी है वो कि वो सीमेंट है, वो सैंड है और वो वाटर है, ना कि सीमेंट है ओनली ऑन। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्यों हम इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। हम टेस्टिंग उसकी करेंगे ना जो प्रैक्टिकली यूज आप कर रहे हैं। सीमेंट पर ठीक है आपने क्यों बना भी दिया, वो तो तुरंत ही जो है फेल हो जाएगा वैसे भी, और फेल नहीं भी हो तो हम तो रियलिस्टिक पर चल भी नहीं रहे, वो तो आइडियल पे चल रहे हैं। फिर तो हम तो रियलिटी पर चलेंगे कि हम एक्चुअली में सीमेंट को सैंड के साथ यूज करते हैं, और उसी पर टेस्टिंग भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिएगा शुरू कर देते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम जो सैंड यूज करते हैं स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड सैंड जो है उसका नाम होता है इनॉर सैंड। ये नॉर सैंड जो पाया जाता है एक्चुअली में जो है साउथ के किसी
क्षेत्र में, केरल वगैरह में मिल जाता है। खैर हटा दो इस बात को। तो डियर स्टूडेंट हम टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम सीमेंट, 200 ग्राम लेंगे सीमेंट, 200 ग्राम लेंगे सीमेंट, ठीक है, और 600 ग्राम लेंगे सैंड, मतलब कि फाइन एग्रीगेट। टेस्टिंग को शुरू किया जा रहा है। 200 ग्राम ऑफ सीमेंट, 600 ग्राम ऑफ सैंड, फाइन एग्रीगेट। दिस इज मिक्स्ड विद वाटर ऑफ द कंसिस्टेंसी P/4+3। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट आपके पास ये तो ठीक है 200 ग्राम 600 ग्राम का रेशियो रहेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने और रेशियो हो गया ये? 200 सीमेंट हो गया, 600 ग्राम आपका सैंड हो गया। कितना रेशियो पर बना रहे हैं आप? सर ये जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है 1:3। भाई यहाँ पर ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जाता है इन केस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट व्हाट विल बी रेशियो अडॉप्टेड फॉर द सीमेंट एंड सैंड। तो आप बोला जाएगा 1:3, 1:4, 1:5, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, है ना। तो आपको याद है तो 1:3 होना चाहिए। 200/600 करो, कितना हो गया, है ना, तो 1:3। उसके बाद जो पानी मिलाया जाता है, जैसे साउंडनेस में आपको याद होगा वहां पर हम मिलाते थे 0.78 टाइम्स ऑफ पी। जैसे आपको याद होगा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में, तो वहां पर आप लेते थे 0.85 टाइम्स ऑफ पी, याद रखनी है वैल्यू। ऐसे ही यहां पर जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहां पर P/4+3%, पी तुम्हारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो ये क्यूब है ये तुम्हारा जो सांचा है और इस सांचे का जो साइज है डियर स्टूडेंट, ये जो सांचा है आपका मॉड जो है, इस सांचे का जो साइज है डियर स्टूडेंट समझो ध्यान से, इस सांचे का जो साइज है ये है 70.6 mm, 70.6 mm लेंथ विड्थ एंड टू डेप्थ 70.6 mm, ये है इसका परफेक्ट साइज। ये जो क्यूब का साइज है, स्टील का मॉड जो आपको अभी बताया था फिगर में, ये देखो यहाँ पर ये जो मॉड है ये इस मॉड का साइज है, ठीक है, ओके। इसमें हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा सब कुछ पानी जो है, सैंड जो है, सीमेंट जो है, ये सब मिलाया, इसमें भर दिया। लेकिन ये जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी पूछा जाता है वो टेम्परेचर वहां पर जो रेंज रहता है 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये जो टोटली टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में जहां पर कर रहे हैं, मान लेते फील्ड में है या आप यहीं पर भी कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास जो टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मली 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर घटता भी है तब भी दिक्कत है, और उससे बड़ी दिक्कत तब है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि एनवायरमेंट से जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, इस सीमेंट में जो पानी आपने मिलाया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर उभरा हो जाएगा सीमेंट, उसकी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, समझना अभी बात को। तो टेम्परेचर जो है 27 डिग्री ±2 डिग्री का मतलब मैंने कहा कि आपके पास या तो 29 डिग्री हो सकता है या आपके 2 डिग्री कम भी कर सकते हैं, चलेगा। 29 डिग्री चल सकता है, 25 डिग्री चल सकता है, प्लस माइनस का माइनस ये है। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, इस टेबल को जैसे ही आपने जो है, जैसे इस क्यूब को बनाया, जैसे इस क्यूब को बनाया, मान लेता आपने क्यूब बनाया, बना दिया, ये क्यूब बना रहे, देखिएगा बनाना कैसा है, देखिएगा इस फिगर को मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूं, यहां पर देखिएगा इस फिगर को कैसे बना रहा हूं, इस फिगर को देखिएगा ध्यानपूर्वक, इस फिगर को देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये देखो एक मिनट, इस फिगर को देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको आपने फिल कर दिया पूरा अच्छे से, एक केवल ऊपर डाला तसले की मदद से, जो आपका करनी होता है, करनी की मदद से उसका सरफेस, टॉर्क सरफेस स्मूथ किया। और एक्चुअली में हम करते क्या है, 3 क्यूब बस बनाते हैं नॉर्मली, 3 क्यूब आप बनाते हैं जिस पर टेस्टिंग आप शुरू में करते हैं, 3 स्पेसमेन, ओके, बना लिया नॉर्मली, ठीक है। अब इसको ले जाओगे वाइब्रेशन मशीन में, क्योंकि आपको कॉम्पैक्ट भी तो करना है, क्योंकि जब उसमें डाला होगा आपने तो उस समय पर होगा क्या कि कुछ ना कुछ एयर वॉइड्स होंगे, वो पूरा डेंस नहीं हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेशन मशीन में ले जाएंगे, और वाइब्रेशन मशीन में ले जाने के बाद डियर स्टूडेंट इसको 2 मिनट तक वाइब्रेट किया जाता है, और वाइब्रेट करने के बाद वाइब्रेट किया जाएगा 2 मिनट तक, देखिएगा वाइब्रेशन इम्पार्टेड फॉर द 2 मिनट्स। 3 क्यूब आप बना रहे हैं, 3 स्पेसमेन। उसके बाद इस क्यूब का जो साइज है ये भी आप जानते हैं, क्यूब का साइज मैंने कहा है कि 70.6 mm है। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर 7.06 सेंटीमीटर। बात ध्यान रखिएगा भाई, आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, कई बार बता दिया है। तो
तो आप क्या करेंगे 70.6 mm को ही लिख सकते हैं 7.06 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहां पर आपसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ भी ले सकता है एग्जाम ने, ठीक है साइज बताओ जरा क्यूब का, जब आप सीमेंट का टेस्टिंग कर रहे थे क्यूब का साइज बताओ, तो आप बोलेंगे 70.6 mm, या सेंटीमीटर में बोलें तो 7.06। लेकिन चलो ये तो सभी लोगों को पता रहता है नॉर्मली, लेकिन एक क्वेश्चन और किया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, और यहाँ पर तुम्हारे इंटरव्यू में तो किया ही जाएगा। बोलो यार, तुमसे पूछा जाएगा, बोलो जरा फेस एरिया क्या होता है क्यूब का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब टेस्ट निकालते थे तो फेस एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट। फेस एरिया का मतलब है, ये देखो यहां पर तुम्हारे पास ये होता है फेस एरिया, ये वाला, इसको बोलते हैं फेस एरिया। ये इस पोर्शन को मैं इधर काट के दिखाऊं, इसको बोलते हैं फेस एरिया। मतलब जहां सीधे सीधे आप बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू की बात कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आपका ये भी 70 पॉइंट, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, 70.6 है और ये भी 70.6 है। एरिया की बात किया जाए तो दोनों गुणा हो जाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ, तो 70.6 इंटू 70.6 करोगे तो ये आपका 49 समथिंग आएगा, सॉरी 49,000 समथिंग आएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं 5000 कर देते हैं, 5000 mm स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना, mm इंटू mm है तो mm स्क्वायर, 7 होता है ना, तो 49 समथिंग आएगा, 4900 से ऊपर ही आएगा, तो 5000 हम mm स्क्वायर मान के चलते हैं। यही चीज अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में देखना चाहें तो 7 गुणा 7 करो, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा जाए, यहाँ पर देखो 7 इंटू 7 कितना होता है 49 कुछ समथिंग, तो यहाँ पर आप 50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फेस एरिया आपका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इस बात को आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अब समझो इधर प्यारे विद्यार्थियों, कीप द फिल्ड मॉड इन द मॉइस्ट रूम फॉर द 24 आवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्यों फिल कर दिया है, ये जो आपका सांचा था मॉड था उसमें आपने फिल कर दिया इस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, आपका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी उतनी होनी चाहिए, इतना ग्राम लिया, ये सब बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद 2 मिनट तक उसको वाइब्रेट भी करके रख दिया इस क्यूब में, ठीक है, इतना काम आप कर चुके हैं। उसके बाद यहां तक इतना प्रोसेसिंग होने के बाद, स्टेप बाय स्टेप लिखे मैंने, इतना प्रोसेसिंग होने के बाद आप क्या चाहते हो, यहां पर जाते हो कीप द फील्ड मॉड इन द मॉइस्ट रूम। होगा क्या डियर स्टूडेंट, इसका रीजन ये है क्योंकि इस मॉड को, इस सांचे को अगर आप किसी हाईली टेम्परेचर पर ले जाते हो या धूप के नजदीक ले जाते हो, मान लेते हैं कि आपने फील्ड में छोड़ दिया और ऊपर से बहुत बड़ा सनशाइन आ रहा है, धूप की किरणें आ रही हैं, तो वो क्या करेगा इस क्यूब में, क्यूब जो बना अभी ताजा ताजा है ना क्यूब, इस क्यूब को जो आपने बनाया है किससे बनाया था, पानी डाला था ना उसमें, तो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि आपने अभी क्यूब बनाया है, ये अगर इस क्यूब को आप प्लेस कर दे रहे हैं किसी खुले एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो खुला एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसमें सनशाइन पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उस पानी को, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा जो उसमें है, क्यूब में है, जो आपने वो पेस्ट बनाया था उसमें, ये जो पानी लिया था आपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी का P/4+3 का, तो वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो आपका जो क्यूब है, एक्चुअल में जो क्यूब है वो उभरा उभरा हो जाएगा, मतलब अपनी स्ट्रेंथ जो गेन करनी थी उतने वो नहीं कर पाएगा। अब एक्चुअल आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, कहां पर एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी आपको, जब हम अगेन जो है सीटीएम मशीन में ले जाएंगे, कंप्रेसर लोड लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उसको कहीं मॉइस्ट टेम्परेचर में ले जाओ। अभी मैं पानी डालने की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से, क्योंकि अभी वो ताजा ताजा है, अगर पानी डालोगे भी ना वो बह जाएगा, ऐसा पाप मत करना। क्यूब को लाए, ये सांचे में था, अभी भी सांचे में है, इसको 24 घंटे तक किसी नमी युक्त मॉइस्चराइज किसी एटमॉस्फेयर में रख दिया, मतलब नमी है, कमरे के अंदर रख दो या इस तरह से उसमें रख दो कि जहां पर धूप न पड़ रही, इस तरह से, तो 24 घंटे तक छोड़ दिया। कीप द फील्ड मॉड इन द मॉइस्ट रूम फॉर द 24 आवर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्यूब को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द मॉड। अब क्या करेंगे 24 घंटे के बाद, बस आ गया वो समय, 24 घंटे के बाद अब इस मॉड को यहां पर रिलीज करने के लिए रहता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा 24 घंटे के बाद इसको रखा था आपने, इसको यहां पर रिलीज करने के लिए रहता है, यहां पर देखो रिलीज करेंगे उसको, जैसे कि इसने किया है, देखो भाई साहब ने, देख रहा इन्होंने कैसे किया, इसको रिलीज कर दिया ना, देखो इसको खोला है उसने, ये देखो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे शायद, ये खोला उसने यहाँ पर, ये ऐसा खोला जाता है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ट्यूब को देखो उठा के ला रहा है बाहर देख रहे होंगे, कौन है सर, आप हैं क्या ये, हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। तो ये क्या है, इस क्यूब को क्या करा उसने, बाहर ला गया बाहर, ठीक है। जैसे ही आप बाहर लाए, जैसे आपने देखो ना, मैंने कहा था कि थ्री स्पेसमेंट लिया जाता है, तो आपने क्यूब को बाहर लाए, ठीक है, क्यूब रिमूव फ्रॉम द मॉड से रिमूव किया, सांचे से रिमूव किया और सबमर्ज किया जाएगा फ्रेश वाटर में।
अब आपकी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है अब सबमर्ज करना है, अब सबमर्ज करना है आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको पानी में सबमर्ज करना है, ठीक है, अब आपको पानी में सबमर्ज करना है टेस्टिंग से पहले, कुछ समय पहले, 2-4 घंटे रख दो, 3-4 घंटे रख दो, मतलब कि ये पानी आपका क्योरिंग तराई होनी चाहिए। क्योंकि तराई इसलिए होता है, उसको तराई इसलिए की जा रही है क्योंकि उसको पानी की कमी नहीं है। कहीं ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्यूब को प्यास लग गई है सर 24 घंटे एक दिन का पूरा समय हो गया, उसको प्यास लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तराई करने का मीनिंग ही ये होता है कि कई लोगों का जो है धारणा ये होती है कि तराई करने का मतलब पानी दिया जाता है उसको, और पानी देने से उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब क्योरिंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी, पैनल से भी पूछा जा सकता है कि क्योरिंग का फंक्शन क्या, मतलब कि क्योरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योरिंग, तराई क्यों करते हैं हम, हमेशा देखते होंगे आप तराई क्यों करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, कंक्रीट का आप जब भी यूज करते हैं, सीमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर, वहां पर हम तराई करते हैं, क्यों, जैसे आप कोई भी प्लास्टर कर रहे हैं, दीवार पर प्लास्टर किया तो अगले ही दिन जो है उसको प्लास्टर पानी डालते रहते हो, या आपने कोई स्लैब छत बनाई तो अगले दिन आप उसको क्या करते हो, तराई देना शुरू कर देते हो। इसलिए करते हो क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता है कि कंक्रीट धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन करता रहता है समय के साथ साथ। कंक्रीट हो गया या सीमेंट हो गया, जब सीमेंट को आप यूज करते हैं, या कंक्रीट हो गया, तो धीरे धीरे वो अपनी गेन करता रहता है स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें जो इंटरनली जो आपके कंपाउंड है, कंपाउंड, तो वो रिएक्ट होते रहते हैं आपस में, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअली में इसको, इस सीमेंट पेस्ट को या कंक्रीट पेस्ट को जो आपने पानी दिया था, जिसने उसकी बॉडी बनाई थी, यहाँ पर जो पानी यहाँ पर दिया था, वो पानी उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी उड़ गया तो समझो फिर सीमेंट आपका भुरभुरा हो जाता, वो पकड़ नहीं रह पाती, और जो सीमेंट का एक्चुअल काम है बाइंडिंग नेचर, वो नहीं दे पाता है, तो फिर स्ट्रेंथ जो है उसकी घट जाती है। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सीमेंट हो या कंक्रीट हो, उसके अंदर जो पानी था जिससे कि आपने पेस्ट बनाया था, वो पानी नहीं उड़ना चाहिए, उसके लिए हम बार बार उसको पानी मेंटेन करके रखते हैं। क्योरिंग का मतलब पानी मेंटेन करे हुए रखना है, बस उसके अंदर जो पानी है उस पानी को बस मेंटेन करके रखना होता है, और यही हम चाहते भी हैं। हम पानी उसको पिला नहीं रहे, वैसे भी सीमेंट पीता नहीं है पानी, कंक्रीट। हमारा मेन मकसद होता है कि वो सीमेंट जो पानी ऑलरेडी था उसमें, वो पानी उसमें मेंटेन हुआ, मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए करते हैं क्योरिंग, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको ब्रीक में ही बताऊंगा, टेंशन ले ले। खैर, तो यहाँ पर क्यूब रिमूव फ्रॉम द मॉड एंड सबमर्ज इन द क्लीन वाटर, इसलिए ही किया है क्योंकि हमको क्योरिंग करना था इसका। सीटीएम मशीन में ले जाएंगे आप, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, सीटीएम का मतलब होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, यहां पर फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग मशीन। सीटीएम मशीन जो है यही है तुम्हारा, ये जो तुम्हारी मशीन है डियर स्टूडेंट, ये सीटीएम मशीन है। ये देखिएगा कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग को समझिएगा। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेसिंग को समझिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब समझो जरा ध्यान से। ये सीटीएम मशीन है, इस क्यूब को आप लाए, क्लीन वाटर से आपने क्योरिंग करके ला दिए, ये है वो क्यूब, ये है वो क्यूब, अगर आपको दिख रहा होगा शायद, दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूं, ये है, ये है वो क्यूब, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, ये है वो क्यूब। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पर उसके नीचे रखेंगे, ये बेस प्लेट है आपकी, ये बेस प्लेट है, यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ पर आपका ये होता है, राउंड अप करने का होता है, इसको राउंड अप करते जाएंगे, यहाँ पर राउंड अप करते जाएंगे, जितना आप लोड लगाओगे, इससे हो क्या रहा है, इस क्यूब में आपका एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ये क्यूब है, मान लेते हैं इसको, दो आपने खांचे के बीच में यहाँ पर रखा, लोअर प्लेट में रखा, ऊपर से जो ये है, ये वाला प्लेट, ये आपका लोड देगा, ये प्लंजर जो है लोड देगा, इसमें लोड तब देगा जब ऊपर से इसको घुमाते जाओगे, ऐसे घुमाते जाओगे, मैनुअली है, घुमाते जाते हो, यहाँ पर घुमाते जाओगे, ठीक है, घुमाते जाओगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ पर समझो अब चीजों को, जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे, जैसे जैसे आपका कंप्रेसिव लोड बढ़ता जाएगा, एक कंप्रेसिव लोड बढ़ता जाएगा इस पे। अब ये कंप्रेसिव लोड और प्रेशर जो है वो यहाँ पर दिख जाता है आपको, ये है डियर स्टूडेंट यहाँ पर डायल गेज, यहाँ पर होते हैं आपके डायल गेज लगे हुए, ये क्या लगे हुए हैं, डायल गेज। ये डायल गेज इससे सेट रहता है, देखो ना यहाँ पर तार तूर सब जुड़े हुए हैं, पता लग जाएगा आपको कितना का लोडिंग चल रहा है,
कितना प्रेशर चल रहा है, मतलब कि लोडिंग कितना चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट जो कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहलाता है। ये सीटीएम अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं टोटली सीटीएम, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ओके, तो यही बात मैंने कही होगी। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कहा कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में ले जाएगा, लोड को अप्लाइड किया जाएगा जीरो से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट द रेट ऑफ 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। उसमें लोडिंग का कंट्रोलिंग अरेंजमेंट रहता है, तो कंट्रोलिंग के लिए आपको जो प्रेशर लगाना है आपको 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लगाना है। जीरो से स्टार्ट करना है, इस रेट के साथ आपको चलना है 35 न्यूटन पर मिनट पर एमएम स्क्वायर पर मिनट में, 1 मिनट में इतना का प्रेस के साथ उसमें लोड लगाना है। धीरे धीरे स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, इस बात को समझना है। अब हुआ क्या डियर स्टूडेंट कि आप पर ऊपर से कंप्रेसिव लोड आ रहा था, नीचे से आपका वो जो है एक टाइम तो ऐसा आएगा ही, एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब वो फेलियर होगा। तो करते ही वही है डियर स्टूडेंट, हम करते ही वही है, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, हम करते ही यही है कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालते हैं जब, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड एट जस्ट बिफोर फेलियर। भाई आप जब लोड लगाते जाओगे, जब आप लोड लगाते जाओगे, लोड लगाते जाओगे, लोड लगाते जाओगे, एक टाइम वो फेलियर हो जाएगा, जस्ट बिफोर द फेलियर, जब वो क्रैकिंग पड़ना शुरू हो जाएगा उसमें, तो उस टाइम को हम कहते हैं कंप्रेसिव लोड। और यहां पर नीचे होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी वैल्यू आपको दे देगा सीटीएम मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जानते ही हैं। इसको आप क्रॉस सेक्शन एरिया की बात किया जाए तो कितने लोग नहीं जानते हैं भाई, अगर आप एमएम स्क्वायर में देख रहे हैं तो 70.6 इंटू 70.6 ये हो गया आपका, यही तो है फेस एरिया, सीधे सीधे 5000 के करीब, अब इसको ही रखो एमएम स्क्वायर में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है लोड आपका न्यूटन में रहा होगा और एरिया आपका एमएम स्क्वायर में रहा होगा, इसी वजह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो यूनिट बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही आप लिखते हैं मेगा पास्कल भी, एमपीए मेगा पास्कल, तो दोनों एक ही चीज है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल एमपीए। तो दोनों में से कुछ भी आप यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या मेगा पास्कल लिखिए। अब डियर स्टूडेंट एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ओपीसी की बात करते हैं, तो ओपीसी में 3 तरह का ग्रेड होता है। जैसे मैं कहूं, एक होता है आपका ग्रेड 33, एक होता है आपका ग्रेड 43 और एक होता है ग्रेड 53। ये नॉर्मल सीमेंट है आपका, जनरल सीमेंट। इसमें जो है सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा जो है इंडियन मार्केट में, 50% से भी ज्यादा इंडियन मार्केट में 43 ग्रेड यूज होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक है, मॉडरेट है और पैसा भी ठीक लगेगा। एक्चुअली में जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल जो लगेगा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पैसा भी बढ़ेगा। तो इंडियन मार्केट में जो है पैसा तो ज्यादा लोगों के पे होता नहीं है, लोग ये बोलते हैं कि स्ट्रेंथ भी मिल जाए और थोड़ा बहुत पैसा भी बच जाए, तो इसलिए 43 हो जाता है मोस्टली सबसे ज्यादा यूज इंडियन मार्केट में। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन मार्केट में 50% से ज्यादा जो सीमेंट यूज किया जाता है तो वो आपका 43 ही है। और तो बहुत सारे सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पीपीसी, आरएचसी, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, वो बताऊंगा अभी आगे। तो ये 33 ग्रेड 43 और 53 का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही है डियर स्टूडेंट, कि जो ये 33 है ये तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एमपीए में, एमपीए कहो या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कहो। तो कभी आपसे पूछा कि जब हम ग्रेड पढ़ते हैं सीमेंट में, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि जब ग्रेड हम पढ़ते हैं सीमेंट के 33, 43 और 53 ये क्या डिफाइन करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है जाएगा ये, तो ये करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। भले ये बात अलग है कि जब हम 33 ग्रेड जब बनाए होंगे 3 अलग अलग स्पेसमेन के पहले चेक किए होंगे, तो ये 33 ऐसा नहीं है डायरेक्टली 33 आया होगा, ये एक रेंज रहा होगा, 31 पॉइंट समथिंग आया होगा, फिर 32 पॉइंट समथिंग आया होगा, फिर 32 पॉइंट समथिंग आया होगा, 33 मतलब कि 34 समथिंग आएगा, तो इसका एवरेजन लिया गया होगा, वो जाके फिर 33 हुआ है। समझ गए बात को। खैर ऐसे 43 का भी है, ऐसे 53 का भी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अब का सवाल पैदा ये होता है कि ये भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे सीमेंट के केस में, ये बात तो आपको पता है कि सीमेंट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, सीमेंट के केस में कोई भी सीमेंट हो, किसी भी तरह का सीमेंट हो, खासकर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मली आपका सीमेंट ओपीसी का, तो जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा, ये होता भी है कि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहती है। अरे बात कर रहा हूं सीमेंट, कौन सा सीमेंट की बात कर रहा हूं,
ध्यान रखिएगा इस बात, जब आप प्लास्टर में इसको यूज कर रहे हो, जब आपने पेस्ट बना दिया, ऐसा नहीं कि जो ड्राई सीमेंट है उससे मत लाना इसको, तो समय के साथ साथ आपका उसका डेट मतलब किस टाइम भी वो भी बढ़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ कि 3 दिन का जो स्ट्रेंथ होगा, 7 डेज का जो स्ट्रेंथ होगा और 28 डेज का जो है स्ट्रेंथ होगा, तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, सबसे कम ये होगा। एक्चुअली में ओपीसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है, हम ये देखते हैं कि 28 डेज का जो स्ट्रेंथ होगा उसका लगभग लगभग 2/3% ऑफ 28 डेज 7 डेज का स्ट्रेंथ पाया जाता है, और इसका 1/2% लगभग 50% जो पाया जाता है 3 डेज स्ट्रेंथ पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये ध्यान रखना, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सारी चीजें, फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। एक्चुअली में मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी हमने ग्रेड पढ़े जाते हैं ये, तो ये जो स्ट्रेंथ आती है वो 28 दिन की स्ट्रेंथ होती है, 18 डेज स्ट्रेंथ होती है, ये 18 डेज स्ट्रेंथ होती है, और इसी के बेस पर हमारा ग्रेड डिफाइन किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूंगा 33 की, तो ये होता है ग्रेड ऑफ द सीमेंट, दिस इज द 28 डेज स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे 43 भी 28 डेज, 53 ग्रेड का भी वो 28 डेज पर ही है। जैसे कंक्रीट में होता है, कंक्रीट में आपको याद होगा M20 M25 है ना, ये सब किस पर पढ़ते हैं आप, 28 डेज की स्ट्रेंथ पर पढ़ते हैं, तो यही बात यहाँ पर भी है। अब यही बात मैं आपको टेबल में समझाता हूँ डियर स्टूडेंट, जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर ओपीसी के लिए, प्यारे विद्यार्थियों ओपीसी के लिए सबसे पहले आता हूँ। सबसे पहले ओपीसी के लिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ओपीसी के लिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। जब हम बात करते हैं ग्रेड 33 की, 3 दिन की, 7 डेज की, 28 दिन का, हटा दो और सारी बातें हटा दो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 33। तो आपने सर अभी तो कहा कि 33 का मतलब है 28 डेज का मतलब है कि 33, ये सारी के सारे मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, हर एक जगह पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, और ये जो तुम्हारी रेंज मतलब की वैल्यू लिखा रहा हूँ ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इधर। तो 28 दिन की ग्रेड 33 की 33 तो ही होगी, 43 की कितनी होगी सर, 43 ही तो होगी, और 53 की कितनी होगी सर, 53 ही होगी। अभी एक लॉजिक दिया था मैंने कि आपका 3 दिन के स्ट्रेंथ ओपीसी के केस में जो अलग अलग ग्रेड होते हैं उनकी 28 दिन का स्ट्रेंथ का लगभग लगभग हाफ 50% जो होता है ये हो जाता है। 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होगी उसका हाफ कर देना लगभग लगभग, और इसको कर देना अगर 67% लगभग 2/3 कर देना। ये लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है, भूलना मत इसको। 1/2 3 डेज होती है, 7 डेज। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बताता हूं और सब सवाल लेना, जैसे मैं कहूं 33 ग्रेड के लिए, 33 ग्रेड के लिए मैं बात करूं, तो भैया आपको जब मैं 3 डेज की बात करूं, 3 डेज के लिए कहूं, 3 डेज के लिए, तो आप क्या कहोगे कि सर 1/2 ऑफ 33, तो 16 दूने 32 होता, तो लगभग लगभग 16 के करीब 16 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 3 डेज में ये 16 ही आता है यहाँ पर, तो ये हो गया आपका एक आंसर बहुत अच्छे से क्लियर, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेड 33 ओपीसी फॉर द 3 डेज। 7 डेज में लॉजिक देखिएगा, 7 डेज में लॉजिक देखिएगा, 7 डेज की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि लगभग लगभग 2/3% आएगा 33 डे का, 28 डेज का, 28 डेज की तो 33 है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 11 3 33, 11 दूने 22 हो गया सर, तो ये हो गया आपका 22। कितना आसान था ना, कितना आसान था, एक 2/3 और एक आपका 1/2। अब और सारे आप खुद कर सकते हैं। 43 का हाफ लगभग लगभग कितना होता है सर, 43 का हाफ भी तो लगभग लगभग 22 दूने 44, तो ये भी 22 हो जाएगा यहाँ पर। 2/3 ऑफ 43 करो, 2/3 ऑफ 43 जल्दी से करो, 2/3 ऑफ 43, सर ये तो और आसान है सर, ये तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, ओपीसी की बात कर रहा हूं मैं। अरे यार कितना जी, कितना सिंपल, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, इतनी सिंपल चीजों पर इतना डिस्कस नहीं करना। अरे यार कैसी बात करते हो पांडे जी, 3 डेज के लिए हो जाएगा 43 इंटू 1/2, इसको काटेंगे आप तो लगभग लगभग 22 आ जाएगा। अगर 7 डेज के लिए कहोगे तो 2/3 बोला था, ठीक है ना, तो कितना हो रहा है ये 33 हो रहा है क्या, है ना, कितना होगा 28 डेज। बताओ भाई
बताते नहीं तुम, कैलकुलेशन करो ना। ये भी 22 नहीं आ रहा, 23 आएगा आपका, 22 नहीं आया, 23 हो जाएगा, 23 ये हो जाएगा। और इसको 2/3 ऑफ करो तो ये 33 हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो 22 नहीं आ रहा था ना, 23 करीब आ जाएगा। 53 में बताओ, 53 में और आसान है, 50 में बताओ। 1/2 करो, 27 दूने 54 लगभग होता है, और 2/3 करो तो ये 37 के करीब आएगा, 37। तो ये है डियर स्टूडेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए ये बातें। नेक्स्ट एक टेबल आपको और याद करनी है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, देखिएगा नाम पहले जरूर सुन लीजिएगा, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, आरएचसी का मतलब है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एच फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 1 डे की कोई बातें नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनिशियली भी इसमें सेट नहीं आता है, मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं आती है, सीधे सीधे 3 डेज पर चलते हैं। तो ओपीसी में 16 आता है, 7 डेज में 22 आता है, 28 डेज में 33 आता तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आता ही होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हम, ठीक है ना। नेक्स्ट पीपीसी की बात करें तो यहाँ पर जो है दोनों में नहीं आता, लेकिन 7 डेज में आ जाएगा 22, और यहाँ पर 28 दिन में 33। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पीपीसी की देगा ना स्ट्रेंथ कम है। आपको पता है पीपीसी किससे बनता है? वो फ्लाई ऐश से बनता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि कोल इंडस्ट्री है, मतलब कि आपके स्टील के प्लांट्स हैं, या कुछ भी और भी इंडस्ट्री हैं जिसमें कि कोयला एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, तो उसका जो वेस्टेज होता है ना, उसको फेंक लेते थे, किसी डंपिंग एरिया में डाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, वो जो राख है उस राख को हम सीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, सीमेंट में डाल दे रहे हैं। तो पीपीसी एक जीता जागता एग्जाम्पल उसका, इसको फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट भी कहते हैं, फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट। इसकी मजबूती थोड़ा कम होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैसा कम लगता है, ये थोड़ा सा कम जो है एक्सपेंसिव है। ओपीसी थोड़ा महंगा होता है, 450-500 करीब होगा, तो ये तुम्हारा 400 से नीचे ही होगा थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है इसकी, हल्का सा स्ट्रेंथ उसमें कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आजकल बन भी रहा है फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट, है ना, सही जगह यूज हो रहा है। खैर 33 ये हो गया, उसकी 22 हो गया। उसके बाद लो हीट सीमेंट, ये स्ट्रेंथ देखिएगा 10 हो गया इसकी, इसका 16 हो गया, इसका भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा ठीक है। आरएससी की बात किया जाए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, ऑब्वियसली आप जानते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, तो भैया बहुत ज्यादा रैपिडली दे रहे होंगे, एक दिन में ही दे दिया है 16। कंपेरिजन करो, जहां उसने 3 दिन में दिया था ओपीसी ने, उसने एक दिन में ही दे दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 डेज में उसने 27.5 दे दिया। उसके बाद आगे की गणना नहीं की गई है, हमको इतना ही याद रखना है। हाई एल्यूमिना सीमेंट 30 दे दिया, ये तो गजब है भाई। हाई एल्यूमिना सीमेंट देख रहे हैं, एक दिन में ही 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ दे दी, ये देखो, ये देखो। तो इस तरह से फाइनली आपने जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करना सीख लिया है डियर स्टूडेंट। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। पूरा का पूरा एक बार पूरा का पूरा समराइज कर देते हैं पूरे टेस्ट को। हमने क्या किया कि सीटीएम मशीन लाए पहले। सीटीएम मशीन क्या होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन होता है। इस मशीन में आपने क्या किया, सबसे पहले आपके क्यूब जो बनाया था, सांचा जो रहा, उसमें आपने 1/1:3 का इनोर सैंड और सीमेंट और पेस्ट P/4+3 का रखा। उस क्यूब को जो वाइब्रेशन किया 2 मिनट तक। उसके बाद उसको क्या किया, 10 घंटे तक नहीं 24 घंटे तक, एक दिन तक लगभग मॉइस्ट टेम्परेचर में रखा, बिल्कुल नमी युक्त। और उसके बाद पानी में भी डिप किया। उसके बाद समर तब किया आपने, 24 घंटे के बाद किया, क्योंकि उसी समय करते वो ताजा ताजा था, बह जाता पूरा। 24 घंटे के बाद पानी में डिप किया, तो कुछ देर रखा उसको, और उसके बाद जो है कुछ समय रखा, 2-4 घंटे 5-6 घंटे। उसके बाद उसको लागे बिफोर टेस्टिंग क्यूब सबमर्ज इन द वाटर। ओके, आपने क्या किया, सीटीएम मशीन में ले गए, तो आपने लोड प्रेस उसके नीचे रखा लोअर प्लेट में, उसको लोड प्रेस करते गए, प्रेशर करते गए। प्रेशर जो आपका अप्लाई होना चाहिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और वो जाना चाहिए आपका 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। इस रेट पर जाना चाहिए 0 से स्टार्ट होते हुए। तो धीरे धीरे जब लोड लगाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे ग्रेजुअली, तो एक टाइम आएगा जहां पर वो फेलियर होने वाला होगा, क्रैकिंग पड़ जाएगा। उस टाइम पर आप लोड को चेक करेंगे। ऑब्वियसली उसी लोड को तो चेक करना है कि जिस लोड पर वो फेल हो रहा है, उसी से तो चेक पड़ेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कितना लोड वो झेल पा रहा है ना। तो जिस लोड पर फेल हो रहा है उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई इससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा, ये उतना तो झेला होगा उसने जितने पर फेल होगा उससे पहले पर। तो आपने क्यूब का साइज भी याद कर लिया 70.6 mm।
उसके बाद डियर स्टूडेंट हमने कहा था कि अलग अलग जो है ग्रेड के लिए अलग अलग आता है, और तरीका भी आपको बताया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप निकालते हैं, कंप्रेसिव लोड, जस्ट फेलियर, जस्ट टाइम ऑफ द फेलियर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये सब बातें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। तो सारा का सारा आपको कंप्लीट जो है मुझे बताते चले। आपको समझ आया क्या? समझ आई हैं बातें? यस सर नो जल्दी से जवाब करिएगा। एक टेस्ट पढ़ो लेकिन डियर स्टूडेंट दिमाग में बैठा दो भाई, एक एक चीज को दिमाग में बैठा दो। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि भाई आज तो खैर आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, सीमेंट के सारे टेस्ट हो जाएंगे आज, उसके बाद हम ब्रिक पर चलेंगे, ठीक है ना। देखो अब हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे कि कहां गया, ये है इधर देखो, हमने कहा कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उस दौरान सबसे पहले हम जब क्यूब साइज लेंगे 7, अब तुम्हें ये पॉइंट समझ आ जाएंगे, क्योंकि आपने अब समझ लिया तो ये पॉइंट आपको अब समझ आ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 7.06 सेंटीमीटर है, ये देखो। उसके बाद आपने देखा था कि सर आप जो सीमेंट लेते हैं 185, ये यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसको सही कर देना, 200 ग्राम कर देना इसको, एग्जैक्टली जो करते हैं हम 200 ग्राम, स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है 200 ग्राम, इसको 600 ग्राम करते हैं। कई जगह पर ऐसा भी लिख देता है, लेकिन आपको 200 और 600 का रेशियो रखना है याद, मतलब कि 1:3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड डेटा है। P/4 + 3%, इसके स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी लेनी है। सीमेंट सैंड रेशियो बोला भी गया, देखो ना यहीं पर देखो 1:3 बोला गया है। नेक्स्ट आपको करना है रेट ऑफ द लोडिंग, आपको देना है लोडिंग जो रेट रहता है वो रहता है 35 Nm/mm² पर मिनट। एटलीस्ट 3 क्यूब आर फॉर टेस्टिंग, 3 क्यूब आप लेते हैं। और साथ ही साथ टेम्परेचर रेंज भी आपको बताया था कि 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो ये सब बातें आपकी किससे रिलेटेड थी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड थी। तो होप सो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ये बातें थी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की भैया, ठीक है ना। अगला जो है हम आपको बताते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या विद्यार्थियों, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर आते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करते हैं अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को हम मेजर करते हैं अब सीमेंट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट ब्रेकवेट टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसका एरिया मल्टीप्लाई कर देना तो इस हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, कहाँ गया, ये है, ये वाला टेस्ट। इसके कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि ब्रेकवेट टेस्ट, ठीक है, इसको तो आप हटा दो अभी, ये तुम्हारा क्वेश्चन में आता नहीं है एग्जाम में वैसे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वाला। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है डियर स्टूडेंट 10 से 15% होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। सीमेंट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सीमेंट जो है कंप्रेशन में मजबूत होता है, बात ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। लगभग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10 से 15% होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कहूं कि किसी क्यूब की सीमेंट का कोई क्यूब है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 Nm/mm² है, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी 10 Nm/mm² से 15 Nm/mm² के बराबर होगी। 10 से 15% मतलब ये है। वाटर जो रहते हैं हम इसमें P/5 + 2.5% का लेते हैं। उसके बाद सीमेंट सैंड रेशियो अगेन 1:2 का रहता है। रेट ऑफ लोडिंग लगभग आपका 1.2 से लेकर 2 Nm/mm² पर मिनट के हिसाब से रहता है। चलिए मैं आपको अपने प्रोसेसिंग पर समझाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, प्रोसेसिंग को समझाते तो दे स्टूडेंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखिएगा। सबसे पहले यहां पर जो आपका टेस्ट पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ है स्टैंडर्ड ब्रेकवेट टेस्ट। ये जो पूरा अभी अरेंजमेंट है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो फिगर दिख रहा है, ये ब्रेकवेट इसको कहा जाता है। एक तरह का सांचा ही समझ लो आप इसको, एक ब्रेकवेट बोल दो आप, सांचा ही समझ सकते हैं। हाँ, जैसे वहां पर तो था एक क्यूब था, यहाँ पर एक सांचा है जिसको हम एक स्पेशल सांचा जो कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ही यूज करते हैं सीमेंट के, वो होता है ब्रेकवेट टेस्ट। ब्रेकवेट टेस्ट का अरेंजमेंट देखिएगा, यहाँ पर एक नॉच टाइप का कुछ बनाया गया है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा साइज थोड़ा घटाया गया। इसको घटाने का रीजन ये भी है कि उसको एक कंसंट्रेशन पॉइंट मिल जाए। जब आप लोड लगा रहे होंगे, टेंसाइल लोड का मतलब ये है तुम्हारे पास मेंबर, समझना जरा ध्यान से, ये है तुम्हारे पास मेंबर, तो इस पर आपका इस पॉइंट पर एरिया घटाने का मतलब एक नॉच मिल जाए, एक कंसंट्रेशन पॉइंट मिल जाए कि कम से कम कितने लोडिंग पर टेंसाइली फेलियर हो जाएगा,
कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू जिस पर टेंसाइल लोड पर फेल हो सकता है आपका सीमेंट, इसलिए उस पर नोट दिया जाता है। चलिए खैर, तो अभी समझ लो मोटे मोटे तौर पर कि जो सीमेंट के लिए आप जब टेस्टिंग कर रहे हैं टेंसाइल के, तो ब्रिकवेट टेस्ट होता है, डिटरमाइंड बाय द ब्रिकवेट टेस्ट। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ब्रिकवेट टेस्ट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करता है। आप देखिएगा इसका लेंथ देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो 70.6 mm है, यहाँ पर देखा जाएगा है तो हाइट जो है 44.5 mm है, और इसका जो ये वाली जो डायमेंशन है, ये लंबाई जो है 25.4 mm है। ठीक, हटा दो, करना वही है। मैंने कहा ना कि आपकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 10 से 15% रहता है लगभग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10 से 15% केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, मतलब कम है काफी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 से आपका 1:3 पर हम काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 200 ग्राम हो लेते हो तो 600 ग्राम वही हो जाएगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ाई गई है। पानी का क्वांटिटी P/4 + 2.5 लिया गया है, ठीक है। वहां पर P/4 + 3 था, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेसिंग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में चल रहा था कि उसको पहले 24 घंटे तक छोड़ दो। ये सब फिल करने के बाद जब आपने ब्रिकवेट को भर दिया होगा बढ़िया से, तो उसको छोड़ दो 24 घंटे तक के लिए, लेफ्ट फॉर द 24 आवर after the filling the briquette, standard briquette with the ratio of 1:3 at the consistency of P/5 + 2.5। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर जो होना चाहिए इस सारा सिनेरियो में, इस फिनोमिना में जब आप कर रहे हैं इस सिनेरियो को, इस प्रोसेसिंग को जब कर रहे हैं आप परफॉर्म, तो वहां पर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 27 ±½ डिग्री। बढ़ सकता है घट सकता है, बढ़ सकता है घट सकता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी भी जो होनी चाहिए वहां पर आर्द्रता 90% की होनी चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के दौरान भी 90% होना चाहिए था। 6 अब वहां पर आपके 6 नहीं थे, वहां पर 3 स्पेसमेन मैंने कहा था, आपको याद होगा मैंने कितना लिखा था, देखो यहाँ पर लिखा होगा 3 स्पेसमेन क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग में, जबकि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट कि 6 क्यूब हम लेते, 6 ब्रिक्विट लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में मैंने देखा है वैसे, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा सकता है। तो 6 स्टैंडर्ड ब्रिक्विट जो है उससे टेस्ट करेंगे हम। अब इस ब्रिक्वेट को आप क्या करेंगे, जब आपने 24 घंटे के बाद देखा तो इसको पानी में डाल देंगे आप, क्लीन वाटर में। वही सेम चल रहा है, लगभग 90% तो वही चल रहा है, कुछ चीजें थोड़ा अलग है, नहीं तो प्रोसेसिंग वही चल रहा है। आपने क्या किया, पानी में डाल दिया, क्लीन वाटर में डाल दिया। क्लीन वाटर में डालने के बाद अब बाहर निकालोगे उसको, टेकन आउट एंड देन लोड इज अप्लाइड फ्रॉम द जीरो एट द रेट ऑफ 0.7 Nm/m² इन 12 सेकंड। ये है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है मैंने ये लिखी है। तो आप क्या करते हो, अब लोड देना अप्लाई कर देते हो, और वो टेंसाइल लोड होगा, ध्यान रखिएगा, खिंचाव लोड। अब इस खिंचाव लोड को जब आप देते हो तो एक टाइम कहीं ना कहीं फेलियर आएगा, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा अपॉन जो लोड आएगा वही तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पर भी। अब ये कुछ डेटा लिखा है नोट में, ओपीसी का डेटा है, इसको याद कर लेना। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ये कहा जाता है कि 3 दिन की जो स्ट्रेंथ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भाई किसी भी हालत में 2 Nm/m² से कम नहीं होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन, इसका ये जो साइन है, शुड नॉट बी लेस देन 2 Nm/m² फॉर द 3 days, एंड देन टेंसाइल स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 2.5 Nm/m² इन केस ऑफ 7 days। इन दोनों कंडीशन को ध्यान से समझेगा, मतलब 3 दिन में कि अगर देखा जाए तो 2 Nm/m² से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो सीमेंट की भाई बहुत ही खराब सीमेंट है, और 2.5 भी नहीं होना चाहिए 7 days में। तो ये था तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का परफॉर्मेंस, ये तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का परफॉर्मेंस है। तो इसी के साथ आपका सीमेंट के जो टेस्टिंग है, इसी के साथ जो आपका सीमेंट के टेस्टिंग है वो सारे के सारे डियर स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं। सीमेंट के टेस्टिंग जो है खत्म हो जाते हैं, सॉरी स्ट्रेंथ के जो टेस्टिंग है सीमेंट पर, एक आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेट क्या होगा, आप पानी डालोगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट का मतलब क्या, पानी डालोगे, उसमें कितना एनर्जी अलाव हो रहा है, खत्म, कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, वो खत्म। लेकिन एक और चीज है जिसको कहते हैं आप स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, उसको हम लिचैटलियर फ्लास्क से यूज करते हैं, लिचैटलियर फ्लास्क की मदद से करते हैं, उसके बारे में दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में। यहां तक समझ गए, जल्दी बताओ। स्टूडेंट अब बात की जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी और हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट हमारे जो 2 सेकंड लास्ट टेस्ट है, पहला है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। हीट ऑफ हाइड्रेशन कुछ नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग है, इस बात को ध्यान रखना। 2 चीजें यहां पर कंफ्यूज मत होना, एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन और एक टर्म्स आता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। दोनों में डिफरेंस है डियर स्टूडेंट, एक लिखा मैंने हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और एक लिखा हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों में डिफरेंस है, इस बात को समझना।
जब मैं बात करता हूं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो इसका मतलब है कि सीमेंट में आपने पानी बस डाला है, मैंने आगे की कोई बात नहीं की है, मैंने केवल क्या कहा है कि सीमेंट है, सीमेंट में बस पानी डाला, हाइड्रेट आपने किया है। जैसे मैं कहूं कि लाइम को आपने हाइड्रेट किया है, जैसे मैं कहूं कि सीमेंट को हाइड्रेट किया है, मैं कहूं कि आपने जो है मिट्टी को हाइड्रेट किया है, तो वो सारी चीजें क्या है, हाइड्रेट है। जैसे मैं कहूं अपनी बॉडी को मैंने हाइड्रेट किया, पानी पिया है, लो पी लेता हूं पानी, आप भी क्या याद करोगे हाइड्रेट कर ही लेता हूं, है ना। ठीक है, हाइड्रेट कर ही लेता हूं। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है, सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का मतलब सीमेंट को आपने पानी दिया, हाइड्रेट, उसको हटा दो। आज हम जो बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब आपने हाइड्रेट किया होगा, कभी भी देखो अपने आसपास में कभी काम होते हुए देखा होगा आपने, सीमेंट का काम, कंक्रीटिंग का काम, तो जैसे ही आप सीमेंट में जब आपने कंटेंट दिया, इंग्रेडिएंट लिए, सीमेंट, वाटर और सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो आप जैसे ही पानी डालते हो तो एक एनर्जी अल्वाव होती है, एक उष्मा निकलती है, उसी एनर्जी को तो बोलते हैं आप, उसी जब एनर्जी को निकलते हैं उसको बोलते हैं हम उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन आप जानकारी होगी, आपको याद होगा जब हम बुगीज कंपाउंड पढ़ते थे, आप सीमेंट पढ़े होंगे तैयारी के दौरान, तो C3A, C2S, C4AF, C3S, इन सबके अलग अलग होते हैं। C3S का 865, किसी का आपका 420 होता है, किसी का 265 होता है, याद है कुछ। तो ये सारी चीजें जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन आपका जो है अलग चीज है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडियोबेटिक कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमीटर से इसको निकालेंगे। एपरेटस एक एक के सुन के आओ। पहला आपका एपरेटस फाइनेस का वैगनर, एपियर एयर परमेबिलिटी, सीब 90 माइक्रोन सीब, कंसिस्टेंसी के लिए बिकाट, इनिशियल एंड फाइनल के लिए बिकाट, साउंडनेस के लिए लिचार्डलियर, ऑटोक्लेव, समझ रहे हो बात को। उसके बाद आपका सीमेंट के लिए आया सैंड कंप्रेसिव के लिए सीटीएम मशीन, ब्रेकवेट टेस्ट, ये सब टेस्ट यूज करो। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए क्या हो गया, कैलोरीमीटर। एडियोबेटिक इसलिए लिखा है क्योंकि डियर स्टूडेंट जो आपकी एनर्जी निकलती है, क्योंकि यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी निकलेगी, क्या बोला मैंने, जो एनर्जी निकलेगी तो आपके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं हीट नॉट इन सराउंडिंग, वो इंटरनली रहेगी। जो आपकी हीट उष्मा जो निकलेगी वो सराउंडिंग में ना निकल के वो इंटरनली इफेक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्रोसेसिंग क्या होता है, एक लाइन को बस सुनिएगा, बस खत्म करिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विद वाटर जनरेटेड द अबाउट 120 कैलोरीज हीट फॉर द 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। अब ये देखते हैं कि 1 ग्राम सीमेंट जो 120 कैलोरीज का जो है आपके हीट जनरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ कारनामा करते रहते हो, जैसे कि आपने कहीं पर C3S बढ़ा दिया, फाइन ग्राइंडिंग कर दी, तो वहां पर और ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को आपका जो है पैनल्स के द्वारा क्वेश्चन किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि भैया हम जब मास कंक्रीटिंग करते हैं तो मास कंक्रीटिंग के दौरान आपको लो हीट सीमेंट यूज करना होता है। सबको पता है, कई बार आपने रटा भी होगा, मेरे साथ सुना भी होगा, मेरी प्रैक्टिस क्लासेस में भी, कि लो हीट सीमेंट को आप मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप जनरल सीमेंट, ओपीसी या और भी अदर सीमेंट यूज करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट में आप सीमेंट यूज करते हैं। मास कंक्रीट का मतलब आप डैम वगैरह बना रहे हैं, जैसे कि डैम की बात करूं मैं, लेना डैम की अगर मैं बात करूं तो डैम में बहुत बड़ा अमाउंट में आपको सीमेंट चाहिए, तो बहुत ज्यादा आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। तो ये देखा गया है कि अगर आप और अदर सीमेंट यूज करते हैं तो अगर टेम्परेचर राइज, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान अगर ये 50% से ज्यादा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है, तो हम क्या देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मास कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट डैम है, मास कंक्रीटिंग के दौरान जो इंटीरियर जो पार्ट है डैम का, उस बॉडी में, उसके डैम के बॉडी में एक एक्सपेंशन, सीरियस एक्सपेंशन डैम में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा डेंजरस है। हमने क्या किया, फिर से सुन लीजिएगा, टेम्परेचर राइज ऑफ द 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अ टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड is observed that in interior of mass concrete dam a temperature rise about 50 degrees centigrade, a temperature rise about 50 degrees centigrade is observed that in interior of mass concrete dam. This causes the serious expansion of dam. ध्यान रखना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हमको ये पता लग गया किसी ना किसी रिसर्च से कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो उष्मा निकली है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाए ना उसके इंटीरियर का, तो सीरियस एक्सपेंशन हो सकता है, डैम में बहुत बड़ा
क्रैकिंग आ सकता है और वो बहुत बड़ी खतरा है। डैम का फेलियर समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो ये सब बातें थी डियर स्टूडेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई बातें। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, बस हीट ऑफ हाइड्रेशन बस हमको विजुलाइज करना था, एनालाइज करना था कि ऐसा ऐसा होता है। अब आते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी टेस्ट हम कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको ऑब्टेन कहां से करते हैं। इसको लिचैटलियर फ्लास्क कहते हैं। डियर स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बढ़ते थे साउंडनेस टेस्ट तो वहां पर था लिचैटलियर apparatus, और यहां पर क्या है, लिचैटलियर फ्लास्क। दोनों में डिफरेंस है। वहां पर लिचैटलियर apparatus था, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म अलग था। ऐसा आपका ब्रास रिंग था, है ना, मेटल रिंग, उसमें आपने 30 mm का हाइट देखा था, 30 mm का डाय देखा था, दोनों प्लेट रख रहे थे कांच के, ऊपर नीचे सीमेंट डाल देते, वो सब बातें अलग थी। वो लिचैटलियर apparatus था, यहाँ पर लिचैटलियर फ्लास्क है, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव कहीं पर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताओ जरा ओपीसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, जरा बताओ कितना हो जाएगा, 3.15, सबको याद होगा 3.15, एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, फ्लास्क इज फिल्ड विद द कैरोसिन हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉट लेस देन 0.73। कैरोसिन भी हो गया, नाफ्था भी हो गया, ऐसा आपको फ्लूइड यूज करना है जो कि वाटर के साथ भाई मिक्स ना हो। अगर आप देख रहे हैं यहां पर देखिएगा, इस फ्लास्क में इस फनल यहां पर क्या करते हैं, सीमेंट को डालते हैं, और साथ ही साथ यहां पर कैरोसिन भी है। ये तुम्हारा जो फ्लास्क होगा इसका वॉल्यूम तुम्हें पता होगा, ये जो फ्लास्क है इसका वॉल्यूम पता होगा। यहां तुमने कैरोसिन डाला, कैरोसिन का वेट भी तुम्हें पता होगा, सीमेंट का वेट भी तुम्हें पता होगा, समझ रहे हो? पहले इस अपरेटस को समझो भाई ध्यान से। ये तुम्हारे पास एक नली है, ट्यूब है, मतलब ये इस तरह का अरेंजमेंट है, इसके ऊपर एक फ्लास्क लगाया आपने, इस फ्लास्क से आप सीमेंट भी डालोगे, उसका वेट आपको पहले ही मेजर रहेगा जितना भी है, उसके बाद आपको इस फ्लास्क का वॉल्यूम भी पता रहेगा, है ना, ये दो चीजें पता रहेंगी। तो चलिए खैर हम बात करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट एक्चुअली में होता क्या है, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम पढ़ते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूनिट वेट ऑफ दी एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस वो कुछ भी हो, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड कहो, सॉलिड की बात करो तो सॉलिड करो, तो यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर के टर्म्स में हम निकालते हैं इसी चीज को। डियर स्टूडेंट जब भी आप लिखते थे, कभी भी यूनिट वेट लिखते थे आप, तो ये होता था वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता था वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको कभी भी किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वेट चाहिए तो आप लिखेंगे वेट ऑफ द सॉलिड दिस सब्सटेंस, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस। तो यही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं, इसकी जगह लिख रहा हूं, इस गामा एस की जगह लिख रहा हूं, देखिएगा W इंटू एस, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, और ये तो इसकी वैल्यू होगी गामा एस की, इंटू आपका गामा W भी चल रहा है, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए एक चीज आपको समझ आ गया है कि भाई जिस भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका वेट और उसका वॉल्यूम पता लग जाए, क्योंकि गामा W तो आप जानते ही हैं, यूनिट वेट ऑफ द वाटर आप जानते ही हैं सब लोग बिल्कुल आराम से। कैसे सर? क्योंकि गामा W तो आप जानते ही हैं, वो ऐसे भी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, उसको हटा दो, ये आपको नोन रहता है। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि WS आपके पास नोन होगा, ये सीमेंट का वेट हो जाएगा, ये नोन होगा, ये हमको पता रहेगा। यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, ऑब्वियसली यहां पर सब्सटेंस का मतलब सीमेंट है, तो सीमेंट ये भी आपका नोन होगा। नोन कैसे हुआ? क्योंकि एक्चुअली में जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस सीमेंट पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उस सीमेंट का वेट आप पहले ही कर देंगे, और फ्लास्क का, ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को भरेंगे तो उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, क्योंकि इस फ्लास्क का वॉल्यूम आपके पास नोन है, उस फ्लास्क का वॉल्यूम नोन है, तो सीमेंट का वॉल्यूम भी मिल गया आपके साथ साथ ही। तो आपके पास सीधे सीधे भैया यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है निकलती आ रही है क्या, वीएस भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, तो क्या बड़ी बात थी, यही मैंने यहां पर लिखा है, फ्लास्क इज फिल्ड विद द कैरोसिन। कैरोसिन में इसलिए फिल किया डियर स्टूडेंट, कैरोसिन में इसलिए फिल किया क्योंकि कैरोसिन में इसलिए फिल किया कि वो हाइड्रेट ना हो, क्योंकि पानी के साथ डालोगे तो हाइड्रेट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज द वेट ऑफ द सीमेंट इन ग्राम, ग्राम में सीमेंट का वेट, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब आप किसी भी सॉलिड को जब डालते हो, मान लेते हैं कि पानी है, पानी में जब किसी भी सॉलिड डालो तो फ्लूइड को डिस्प्लेस कराता है, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, उसका वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी।
तो चलिएगा, यहां तक हमारे सारे के सारे टेस्ट खत्म हो गए। अब यही बात मैंने यहां पर लिखी, इस तरह से आपको निकाल देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, कभी भी ग्राइंडिंग करने से कोई चेंज नहीं आता है। बहुत ज्यादा हाई लेवल की ग्राइंडिंग कर दी तो थोड़ा सा माइनर फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप कितना भी ज्यादा ग्राइंड, कितना भी पीस लो, तब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वही रहेगा ना, सभी चीजें तो वही रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी डियर स्टूडेंट आपकी, जो कि मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी समझा दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में समझा दिया। जितना डेटा मैंने आपको दिया है, ये डेटा मैं आपको सारा उसमें भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो जितना भी डेटा मैंने आपको बताया है, ये सारा डेटा अगर आपको याद रहता है डियर स्टूडेंट, सच में आप जो है बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, ये सच बता रहा हूं मैं। आप जितने भी डेटा आपको दिया, अगर आपको ये याद रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर, अगर सीमेंट से कभी क्वेश्चन पूछ लिया पैनल ने, तो इससे कुछ क्वेश्चन बाहर होता है, कुछ नहीं होता बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं होता, ये सच है, गारंटी है, 100%। क्या बच जाता है बताओ, सीमेंट के टेस्टिंग में क्या बच गया बताओ, क्या पॉइंट हमने कुछ छोड़ा, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है। तो इस सारे पॉइंट को बार बार पढ़ो, समझो, अभी समय है, इंटरव्यू में जब भी होगा आपका तब होगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी जितना भी समय है उसका फुल और फुल सदुपयोग करो, उसको समझो। और हमारा तैयारी का स्टेप आपको पता ही है कि पहले हम टेस्टिंग को खत्म कर देंगे, और उसके बाद IS कोड, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 100 करके, है ना। तो इन स्टेप के साथ अगर मेरे साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, है। तो अब हमारा सारा का सारा जैसे ही सीमेंट खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट ब्रिक पर। अब हमारा क्लास होगा ब्रिक पर। ब्रिक के टेस्टिंग बहुत अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा एनालाइज करने की कोशिश कराऊंगा आपको। तो चलिए, अगर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कराऊंगा ब्रिक की टेस्टिंग। और आप जरूर जो है फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ हमें फायदा हो रहा है, नहीं भी हो रहा तब भी बताओ, कमेंट में जरूर बताया करेगा। जब भी आप देखते हैं लेक्चर, अपलोडेड देखते हैं, लाइव देखते हैं, जो भी है। और टेलीग्राम ग्रुप जुड़ने के लिए आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग JE इस पर जुड़ना है। देखो, सिविल इंजीनियरिंग JE इस पर PDF फाइल सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।